जिसे मंजिल की फ़िक्र होती है वो रास्ते में आने वाली मुसीबतों को नहीं देखा करते हैं। आई होप प्यारे दोस्तों आपको अपनी मंजिल की फ़िक्र ज़रूर होगी, क्योंकि यार आपका बोर्ड एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और आपकी मंजिल आपके पास आ रही है, आप भी उसके पास बढ़ रहे हैं, तो आपको ज़रूर फ़िक्र होगा। तो आई होप आप उसके लिए मेहनत कर रहे होंगे, तो आप मेहनत को अपने कंटिन्यू बनाए रखें। मैं अपने वीडियो को ज़रूर सीरियल से अपलोड करता चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी आपकी फ़िक्र है। तो चलिए यार, आज है हमारा क्लास 12 फिजिक्स के 7वां लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मैंने इसके पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसको मैंने डिटेल चर्चा किया था। और उसी में मैंने लास्ट में ये भी बताया था कि अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है, जिसमें 2 कंडीशन बताया गया था, एक अच्छी स्थिति में, एक निरक्षी स्थिति में। तो यार ये बोर्ड एग्ज़ाम का पहला डेरिवेशन आप लोग पढ़ने जा रहे हो, इसलिए आपको एकदम अच्छे से अपने कॉपी कलम को लेकर बैठना है साथ में, और मेरे साथ साथ आपको डेरिवेशन करना है, ताकि आपको समझ में आता चला जाए। और जहाँ भी डाउट होगा प्यारे दोस्तों, अभी तो मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर यहाँ नहीं आया है, तो मैं अलग से उस टॉपिक का वीडियो बना दूँगा। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो अब बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन किस प्रकार बनने वाला है, पहले मैं आपको ये समझा दूँ। ये इस प्रकार बनेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी आपको वैद्युत द्विध्रुव दिया जाएगा और उसी के अक्ष में एक पॉइंट देगा, बोलेगा वहाँ पे आप वैद्युत द्विध्रुव मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आपको अच्छे से बता दिया गया है, तो आप पहले एक ध्यान दीजिए कि आपको फिगर बनाने आना चाहिए। ये है एक वैद्युत द्विध्रुव, और मैंने बोला था वैद्युत द्विध्रुव में -q तथा +q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रहते हैं। यार ये तो बहुत ही छोटी दूरी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने बड़ा किया है। ये अत्यंत अल्प दूरी है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था H2O NH3 ऐसा कुछ करके एग्जाम्पल मैंने वहाँ बताया था कि इनके बीच की दूरी होती है वो। तो आप अच्छे से वीडियो के अंत तक बने रहें प्यारे दोस्तों, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आप वीडियो को थोड़ा ही देखकर आप चले जाओगे, तो मुझे गलती मत कीजिएगा, मुझे दोषी मत ठहराइएगा कि सर ने सही से समझाया नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, इसके मध्य बिंदु को हमें डिसाइड करना होगा एक पॉइंट O से। जैसे ही आपने मध्य बिंदु देखा तो इधर का भी L हो गया, इधर का भी L हो गया। आई होप इतनी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से मध्य बिंदु O से पहले आप देखिए इसके अक्ष में एक बिंदु मैं पॉइंट ले रहा हूँ जिसका नाम P है। ध्यान से देखिएगा, ये कैपिटल P है। तो यहाँ पे मैं बोला मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर जो एक बिंदु P है, उसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यार हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ज्ञात करेंगे तो उसमें हमें किसी आवेश से ही निकालना होगा। तो आप देख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। तो आपने देखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर 1/4πε0 तो होता था, Q/r² था। यानी जिस आवेश से लेंगे वहाँ तक की दूरी भी लेंगे। तो यहाँ पे हम देखें, यदि इस आवेश से वहाँ की दूरी निकाले जहाँ पे हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो वहाँ की दूरी क्या होगा आप सिंपली गेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इतना r है, तो इतनी दूरी क्या है L, यानी r + L। यार दोस्तों मैंने ऐसा चीज़ आपको लास्ट में बताया था और मैंने बोला था कि आपको मैं पिछले वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे B है। अब B वाले आवेश की बात करेंगे तो यहाँ से यदि दूरी देखना चाहें यहाँ तक की, तो आप देखिए पहले ये टोटल का टोटल यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है, R है। अगर हम केवल यहाँ से यहाँ तक देखना चाहते हैं तो यहाँ से हमें काट कर निकालना पड़ेगा, यानी L को घटा देंगे R में से L को, तो हमें ये दूरी पता चल गई जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही बिंदु आवेश के कारण डेरिवेशन बता रहा था, तो मैंने बताया था हमें कोई भी डेरिवेशन करने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों मैं वही चीज़ें आपको लिख कर समझाना चाहता हूँ। तो पहले आप देखिए पहला पॉइंट क्या लिखना होगा, आपको फिगर बनाना है, उसी के नीचे लिखना है। क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव। थोड़ा सा टाइम लगेगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये डेरिवेशन है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको लिख कर समझाऊँ, कि पहले से ही लिख कर आऊँ बोल दूँ, ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक एक पॉइंट लिखूँगा और आपको समझाऊँगा। यहाँ देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ध्यान से देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB
के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। यार दोस्तों, मैं आपको इस प्रकार बता रहा हूँ ताकि आप डेरिवेशन जाकर बोर्ड एग्जाम में हूबहू ऐसे लिख कर आएँ, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बोर्ड एग्जाम में जो नंबर मिलते हैं डेरिवेशन के वो 5 अंक के होते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या करना होगा प्यारे दोस्तों, मैंने पहला मान लिया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव भी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। अब लिखेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव के -q तथा +q आवेश, यानी ये जो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश हैं -q और +q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। यानी आप देख सकते हैं ये जो हैं दोनों आवेश, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, 2l पर। अब तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिखना जो है, तो उसमें क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों कि माना वैद्युत द्विध्रुव के -q तथा +q आवेश ना, माना वैद्युत द्विध्रुव के, ये नहीं लिखेंगे, ये तो पहले का ही है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यार दोस्तों, मैंने ये लिखा और लिखने में आपको देखने में ये लगा कि बहुत टाइम लग गया, इसीलिए प्यारे दोस्तों मैं पहले से ही वीडियो को पॉज करके लिख लेता हूँ ताकि आपका समय बचे। अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यही कारण रहता है। नहीं तो कई सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर आप लिख कर ही क्यों बताते हैं, पहले आप लेक्चर के द्वारा लिखते चलिए। तो ऐसा क्या है प्यारे दोस्तों, मैं लिखूँ वैसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं, अब मैंने देखा यहाँ पे एक चित्र बनाया, इसी चित्र के माध्यम से मैंने इसको लिखा है प्यारे दोस्तों। और यही काम आपको भी करना है, किसी भी डेरिवेशन को रटना नहीं है प्यारे दोस्तों, आपको फिगर देखना है, उसका जो भी थ्योरी लिखना होगा उसके बारे में आपको उसी को देख कर लिखना है। देखिए मैंने क्या किया है, फिर से देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, ऐसा माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है। अब यहाँ दिया गया माना वैद्युत द्विध्रुव के -q तथा +q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। अब यहाँ मैंने बताया तीसरे पॉइंट में कि माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, और कहाँ है वो, अक्षीय स्थिति में है। ये बात ध्यान देना होगा, ये बताना होगा कि अक्ष में है कि निरक्ष में। यहाँ देख सकते हैं जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यार चित्र से यदि हम देखना चाहें, चलिए तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब जगह नीचे जाएंगे तो आप ये कटने लगेगा वीडियो और आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको डेरिवेशन समझ में भी नहीं आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आपको आगे की चीज़ें समझाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों चित्र के अनुसार, तो मैं यहाँ चित्र से कुछ आंकड़े नोट करवाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको बार बार फिगर न देखना पड़े। चित्र से यदि देखें तो प्यारे दोस्तों हमें AB क्या दिया गया है, AB में यदि देखना चाहे तो हमें दिया गया है 2l, यानी AB 2l है। और उसके बाद OP यदि देखा जाए, यानी O से लेकर P तक की दूरी देखा जाए तो हमें दिया गया है r। A और P देखा जाए तो प्यारे दोस्तों दिया गया है r+l, और यहीं में BP देखना चाहें हम लोग तो BP में दिया होगा r-l। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और मैं ये किस लिए कर रहा हूँ अभी आपको भी समझ में आ जाएगा। तो अब हम लिख रहे हैं बिंदु P पर, क्योंकि हमें इसी पर, आपने लास्ट पॉइंट पढ़ा, ध्यान से देखिए, या आप जहाँ भी नोट किए होंगे देख सकते हैं, उसमें लिखा गया था कि इसके अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है
जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हम लिखेंगे बिंदु P पर, हमें बिंदु P पर ही निकालना है प्यारे दोस्तों, इसलिए मैं पहले ही लिख ले रहा हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। अब लिखेंगे -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये है -Q, इसी के कारण हम बिंदु P पर निकाल रहे हैं। तो हमें तो फार्मूला पता है, पहले हम इसके लिए निकाल रहे हैं तो E1 लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K पर वैद्युतांक में रखें इसलिए K भी आएगा, जिसके कारण निकाल रहे हैं वो लिखेंगे अपान। अब दूरी की बात आती है तो प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखेंगे पूरा, तो ये है हमारा AP का स्क्वायर। अब यहाँ E1 की बात कर लेते हैं, पूरी तरह से लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान, अब यहाँ देख सकते हैं AP क्या है प्यारे दोस्तों, R+L का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों हमें दिशा बताना भी आवश्यकता होता है। आपको मैं बता दूं, जब भी आपको दिशा बताना हो तो आप उस पॉइंट पर जिस पर निकाल रहे हैं वहाँ एक परीक्षण आवेश रख लिया कीजिए, और परीक्षण आवेश ही गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो आप हमें बताइए, जब हम यहाँ परीक्षण आवेश रखेंगे और यही गति करने के लिए स्वतंत्र होगा, तो ये तो -Q है, तो ये इसको किधर खींच लेगा, इधर खींचेगा, यानी इस पर इधर आएगा, तो इसका लिखेंगे हम लोग P से A की ओर। ध्यान से देखिएगा P to A, यानी P से A की ओर जाएगा। अब चलते हैं +Q के कारण, क्योंकि बिंदु P पर ही हम निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है। +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र यदि हमें निकालना होगा तो हम E2 आ गए प्यारे दोस्तों, दूसरे आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब ध्यान से देखिए, उस आवेश को रखेंगे। याद रखिएगा सदिश राशियों के कैलकुलेशन में चिन्ह नहीं रखा जाता, इसलिए मैंने यहाँ चिन्ह नहीं रखा है, चिन्ह केवल दिशा बताएगा प्यारे दोस्तों। Q/BP का स्क्वायर, ध्यान से सुनिए, यहाँ से इस आवेश से निकाल रहे हैं ना, तो इस आवेश से यहाँ तक की दूरी चाहिए, और यहाँ तक की दूरी आप देख सकते हैं, यही मैंने नोट किया है। तो यहाँ से देख सकते हैं BP के माइनस, मतलब कि BP का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R-L का होल स्क्वायर। आई होप प्यारे दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यार इस फिगर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इन सब को न मिटा कर इसी को मिटा रहा हूँ। और दिशा आप पहले देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, सॉरी बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, दिशा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ इसका। अब बताइए, ये है +Q और इस पर रखे हैं हम लोग परीक्षण आवेश, तब बताइए गति करेगा यही, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, तो प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर भागेगा, यानी E1 की दिशा, इधर E1 की दिशा थी, इधर E2 की दिशा है, यानी दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अब आप समझ गए होंगे, मैंने बताया था आपको, जब भी मैंने अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था तो वहाँ मैंने आपको परिणामी वैद्युत बल निकालने के लिए एक फार्मूला बताया था, F बराबर √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। यदि आपने इसको नोटिस किया होगा तो वहाँ मैंने ये भी बताया था, यदि दो बल एक ही दिशा में लगे तो क्या होगा, बल सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, लेकिन विपरीत लगे तो घट जाते हैं। अब घटेगा कौन, बड़े में से छोटा, तो अभी आपको समझाते हैं। तो यहाँ पहले आप देखिए इसकी दिशा किधर है, आप देख सकते हैं इसकी दिशा है B2P। आप इसे B2P दे सकते हैं या A2P ही देख सकते हैं, मतलब कि A से P की ओर। ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, दूसरा भी पूरब की ओर जा रहा है, तो दोनों की दिशा तो एक ही है ना। इसका मतलब आप B से P कहिए, यानी B से P कहिए या A से P कहेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये वाला P से ये जा रहा था और ये वाला A से P जा रहा है, इसका मतलब दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं विपरीत हैं। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि आप इस फिगर को अच्छे से नोट कर लिए होंगे, जब भी आपको ज़रूरत होगा तो आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों, हम P पर, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र निकाल रहे हैं। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, ये डेरिवेशन आपको करना ही होगा, और मैं ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही मैंने बताया है। बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र हम निकालने जा रहे हैं, तो प्यारे दोस्तों हम निकालेंगे E बराबर E2 माइनस E1। अब आप कहेंगे सर जी आपको कैसे पता चला कि E2 बड़ा है, क्योंकि घटाया तो बड़े में से छोटा ही हो जाता है। तो यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिए, पहली बात तो ये R है, R में से L घटा गया है, उसके बाद उसका होल स्क्वायर किया गया है। याद रखिए, जितनी छोटी राशि का आप स्क्वायर करोगे
वो उतना ही छोटा आता है। जैसे मैं आपको बताऊं 0.1 का आप स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा 0.01। अगर 0.01 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 0.001। आप देखिए ये सब धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे हैं। आप जितनी ही छोटी राशि क्या करेंगे वर्ग करेंगे वो उतना ही छोटा आता है। तो आप देखिए ये जब छोटा हो गया, हर की वैल्यू छोटी हो गई तो अंश की वैल्यू ऑटोमेटिक बड़ी हो गई। तो इसलिए e2 का मान बड़ा हुआ, इसलिए मैंने घटा दिया। आई होप आपको उतने डेप्थ में नहीं जाना है प्यारे दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ आप कर सकते हो, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1/4πε0 Q अपान R प्लस क्या है R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप दोस्तों अगर आपको कैलकुलेशन आता होगा तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, तो आप घबराइए नहीं, मैं पूरी तरह से कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। E बराबर, अब ध्यान से देखिए 1/4πε0 Q 1/4πε0 Q, ये दोनों सेम है। तो प्यारे दोस्तों मैं कॉमन ले रहा हूँ, वो Q भी ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से 4πε0 K। जब मैं कॉमन ले लिया तो बचा क्या R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, ये चीज़ें बचा है। तो आई होप प्यारे दोस्तों अगर आपको इसके नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसे मिटाऊंगा। आई होप आपने इसको मतलब कि नोट कर लिया होगा, मेरे साथ साथ आप नोट करते चलिए, क्योंकि मैं मिटा दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा डेरिवेशन कैसे हो रहा है। तो आप अभी तक नहीं लिखे हो तो समय मैं दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों, आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दे दूँ, अब इसी को मैं सल्यूशन करूँगा प्यारे दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ दिया गया है E, अब क्या करेंगे हम लोग Q अपान 4πε0 K। अब ध्यान से देखिए यहाँ दिया गया है, सॉरी यहाँ पे एक रहेगा प्यारे दोस्तों, घबराइएगा नहीं। यहाँ दे दिया गया है R माइनस L का होल स्क्वायर, एक बार मैं और लिख ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर है R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ होगा Q अपान 4πε0 K। अब इसको आप उधर कीजिए, ऊपर जैसे तिर्यक गुणा करते हैं आप लोग, भिन्न का जोड़ सॉल्व करते हैं, वैसे ही R माइनस L का होल स्क्वायर अपान R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये चीज़ वैसे है प्यारे दोस्तों, जैसे आपको मैं 3/4 2 प्लस यहाँ मैं 5/7 दे देता हूँ, तो आप करेंगे 7 3 21 प्लस 4 पंजे 20/4 गुणे 7, ऐसे करते हैं ना। सेम टू सेम यही चीज़ को मैंने यहाँ किया है, अब आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ दिया गया है प्यारे दोस्तों Q अपान 4πε0 K। अब ध्यान से देखिए, इसको हम तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला से। आई होप आप सभी को ये फार्मूला याद होगा। ध्यान से देखिएगा, इसके आगे माइनस है तो पहले आप ब्रैकेट मत खोलिएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। ध्यान से करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको दे दूँ x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यदि मैं ऐसी बात करूँ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x y का होल स्क्वायर। तो मैं वही बात अब लिखने जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, यानी R माइनस L और R प्लस L, इन दोनों का हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में लिख, क्योंकि आप ब्रैकेट तोड़ोगे फिर इसकी स्क्वायर जाएगा, इसकी स्क्वायर जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। Q अपान 4πε0 K। अब ध्यान से देखिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL। क्योंकि याद रख लीजिए, यदि किसी भी ब्रैकेट के सामने माइनस है तो जैसे ही ब्रैकेट खुलता है प्यारे दोस्तों क्या होता है, उसके अंदर की सारी चिन्ह जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और सीधे सीधे इसका स्क्वायर लिख देते हैं। अब आप कहेंगे सर जी मझले ब्रैकेट को तुरंत तोड़ दिए। नहीं यार, आपको यहाँ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, केवल आपको ये सिखाया जा रहा है डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो डेरिवेशन ये है, जैसे ही मैंने यहाँ कर लिया, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ऐसे ही मैंने लिख लिया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, स्क्वायर था ऊपर, स्क्वायर लिख दिया। यहाँ देख सकते हैं Q अपान 4πε0 K। अब देखिए ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, 2RL जुड़कर क्या हो जाएगा 4RL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ें आपको यदि समझ में आ गई होंगी तो आपको घबराने की ज़रूरत अब नहीं है प्यारे दोस्तों। अब तुरंत आप सल्यूशन के पास पहुंचने वाले हो, लास्ट फाइनल स्टेज पे। अब क्या है प्यारे दोस्तों, देखिए, चूँकि
L इज लेस देन R। मैं ये क्या लिख रहा हूँ आपको समझाता हूँ। यार L है क्या? पहले तो आप 2L देखिए, ये है अल्प दूरी। पहले से ही बताया गया है कि ये बहुत ही छोटी दूरी है, उसमें से यदि हम L कर दिए तो और छोटी हो गई। इसका मतलब R की तुलना में यह दूरी उपेक्षणीय है, मतलब इसे छोड़ देंगे प्यारे दोस्तों। तो लिखेंगे इसलिए L स्क्वायर इज लेस देन स्मॉल r। आप बोल सकते हैं L स्क्वायर इज लगभग क्या होगा, 0 इसकी तुलना में। कुल मिला जुलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि R की तुलना में L बहुत ही छोटा है, तो इसका स्क्वायर और छोटा होगा। अभी मैंने पिछले वीडियो में मतलब पिछले लाइन में समझाया था आपको कि छोटी राशि का जितना आप वर्ग करोगे वो उतना ही छोटा आता है। तो लगभग मैंने बोल लिया है L स्क्वायर क्या होगा, 0 की तरफ होगा। तो अब आप इसको मतलब कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, क्योंकि अब यार मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब कि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, जिस वजह से मेरे छोटे बोर्ड में इतना नहीं आ पाएगा। तो आप मेरे साथ साथ इसे नोट करते रहिए प्यारे दोस्तों। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र ही तो निकाल रहे हैं, तो E बराबर यहाँ हो जाएगा Q/4πε0 के। अब ध्यान से देखिएगा 4RL और नीचे क्या बचा, ये जब 0 हो जाएगा तो बचेगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे E बराबर वो Q/4πε0 के। मैं अब स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा प्यारे दोस्तों, 4RL के जगह मैं लिख ले रहा हूँ R के घाते 4। अब ध्यान से देखिए R के घाते 4 है, एक R कट जाएगा। तो अब लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 के। अब ये जो Q है प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं जो 4 है इसको तोड़ ले रहा हूँ, 2 कूड़े। अब यहाँ लिख रहा हूँ Q × 2L। अब आप कहेंगे ये क्या मैंने किया, तो आपको मैं समझा देता हूँ। बटे यहाँ एक घात कट चुका है तो यहाँ हुआ है RQ। यहाँ मैंने ये किया है प्यारे दोस्तों, जो Q ये 4 था तो उसको मैं 2 × 2 में तोड़ दिया, 2 दूना 4 हो जाएगा। L यहाँ था तो मैंने जो 2 × 2 तोड़ा है तो L के पास रख दिया, 1 2 2L बन गया। और यहाँ Q है जो यहाँ रख दिया मैंने, यहाँ का Q। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग, कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला बना था Q × 2L था। और हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के 2P/RQ। तो दोस्तों आपका डेरिवेशन हो गया, आपको प्रूव्ड लिख देना है। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब आप कहेंगे यदि नहीं आया है सर तो क्या करें, तो आपके पास एक ही सल्यूशन है प्यारे दोस्तों, कि आप वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए और शुरू से देखते आइए और एक एक लाइन उतारते आइए, तभी आप इस डेरिवेशन को समझ पाएंगे। तो अब आते हैं प्यारे दोस्तों कि अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी। तो आपको सिंपली क्या करना है मैं आपको बता दूं कि आपने देखा था E2 की दिशा किधर थी, इधर थी, और E1 की दिशा किधर थी, इधर थी। तो प्यारे दोस्तों आपने देखा कि E2 ज़्यादा है, क्योंकि E2 मैंने अभी परिणामी वैद्युत क्षेत्र मैंने लिखा था E2 - E1। तो E2 जब इधर है तो ध्यान से देखिए, इधर -Q है, इधर +Q है, और E2 उधर ही जा रहा है। इसका मतलब इसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है। तो आप लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो -Q से +Q की ओर होती है। आई होप प्यारे दोस्तों आपको इस समझ में आया होगा। और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया है, जिस वजह से मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। और आपसे आशा करता हूं कि आप अगले लेक्चर देखेंगे तो पहले आप इसको तैयार कर लेंगे। यार लास्ट में दिशा लिखना मत भूलिएगा इसका, क्योंकि प्यारे दोस्तों मैंने फिगर मिटा दिया था इसलिए थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन मैंने फिगर पे थोड़ा सा ध्यान दिया तो पता चला कि E2 ज़्यादा था, इसलिए E2 की ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, इसलिए -Q से +Q की ओर मैंने आपको दिशा बताया। तो आप लोग मेहनत करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताया कीजिए। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।